नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें इस शो का फॉर्मेट। जी हां, इस शो में हम सबसे पहले आपको बाजार की पूरा ब्यौरा देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। आज आपके लिए कमाई के मौके किस तरह से बनते जा रहे हैं, किन सेक्टर्स में बनते जा रहे हैं और कल कमाई के मौके कहां बनेंगे, इस पर भी आपको ओवरव्यू देते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके सवालों का सिलसिला चलता है जिन पर ये एक्सपर्ट भरोसेमंद सलाह देते हैं। तो पूरा शो देखिए और समझिए कि आखिर किन सेक्टर्स में आज कल पूरी तरह से बढ़त नजर आ रही है, कहां पर मौके बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आज के शो में किन चीजों पर फोकस हम करने वाले हैं जरा वो देख लीजिए। तो ग्लैंड फार्मा आखिर क्यों भागा, आखिर तेजी के ट्रिगर्स क्या है, ये हम करेंगे बात। वहीं दूसरी ओर FMCG को डबल बूस्ट मिलेगा, मगर कैसे, इस पर भी करेंगे चर्चा। और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो होंगे ही और भी होगा बहुत कुछ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आखिर आपकी कल की तैयारी कराने के लिए कौन कौन से दिग्गज आज हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे विपुल कांकरिया साहब विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। इसके अलावा अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से। और शो में आप अपने सवाल किस तरह से भेजें उसका आसान सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपना सवाल हमें भेजें, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, ट्विटर और फेसबुक पर ET नाउ स्वदेश के इन हैंडल्स पर जाकर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। और शो में आगे बढ़े उससे पहले आज के बाजार पर जरा नजर डाल लेते हैं। दूसरे कारोबारी दिन आज पहले नया शिखर बना, फिर मुनाफा वसूली दिखी और निफ्टी 55 अंक से ज्यादा चढ़कर 16,618 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 177 और निफ्टी बैंक में 33 अंकों की तेजी नजर आई। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा की ये रिपोर्ट देखिए। आज के दिन मार्केट्स के लिए वैसे तो ठीक था, लेकिन हाँ एक रेंज का कारोबार। बाजार ने जो शुरुआती गेन अपनाए उसको धीरे धीरे करके कम किया और क्लोजिंग तो खैर हर निशान में थी। एक और चीज़ आज नोटिस हुई है मार्केट में कि हमने एडवांसेस अच्छे खोले थे, 1000 शेयर से ऊपर 1300 तक पहुंच गए थे, लेकिन बाजार क्लोज होते होते डिक्लाइंस 1000 हो गए और एडवांसेस 941 हो गए, यानी कि थोड़ा चेंज हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक और पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ी हलचल वापस से बढ़ी है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बाजार बहुत दिनों तक इसी तरह से एक रेंज में नहीं रह सकता। हालांकि आपको एक बार और बता दें, आज मार्केट ने यानी कि निफ्टी ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है और ये आज बैक टू बैक सेकंड डे है जो अपने ऑल टाइम हाई को फिर से इसने क्रिएट कर दिया। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना तीनों ही ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं, लेकिन छोटे मझोले शेयर यानी कि मिड कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी थोड़ा दूर है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से थे। आज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा चला, एक तो थोड़ा डिफेंसिव होने की वजह से और कमेंट्री अच्छी आने की वजह से HUL के अंदर कुछ बाइंग हुई। JSW स्टील, सिप्ला, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स भी आज हमको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इन सभी शेयर्स में 1 से 1.5% तक का उछाल था। आते कमजोर शेयर इंडेक्स को, आज कमजोर कौन सा करा था? बैंक निफ्टी एक्चुअली में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, यानी कि थोड़ा साइडवेज ज्यादा है, इसलिए आप अपनी टॉप लिस्ट जो काउंटर्स की टूटी हुई देख पा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर बैंकिंग काउंटर देखेगा इंडसइंड बैंक, और आज चलते चलते ज्यादातर बैंकिंग काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया था। बजाज फिनसर्व ये भी आज कमजोर हुआ, बंद हुआ। कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स भी आज कमजोर बंद हुए हैं। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी चली, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये करीब 13% 14% ऊपर थी। ग्लैंड फार्मा को लेकर खबर आई, बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि हमारे प्रमोटर्स कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और ऐसी ना ही हमको कोई जानकारी है। शेयर 7.5% ऊपर। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज भी आज 7% ऊपर है। और इमामी के अंदर भी जो सॉफ्ट कमोडिटीज का नीचे आना और
रूरल आउटलुक अच्छा मिल जाना ये सभी शेयर्स को आज चलाता हुआ दिखा। आ जाते हैं लूजर्स पे, छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। लॉरस लैब को लेकर जो रिपोर्ट आई है कोटक की, शेयर को नीचे लेके गई। एल कार्गो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और साथ ही बजाज के ज्यादातर शेयर फिनसर्व, फाइनेंस, ऑटो, होल्डिंग्स सभी नीचे थे। मिड कैप कैटेगरी में 5.5% का नुकसान आपको होल्डिंग में दिखेगा। आते साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया? आज अगर आप देखेंगे तो IRFC, AB कैपिटल, CCL, इन सभी शेयर्स ने आज का साल का हाई लगाया। ये जो कॉफी वाले दोनों स्टॉक्स हैं, CCL प्रोडक्ट और बॉम्बे बर्मा, दोनों आज काफी अच्छे चले और आज IDBI बैंक के अंदर भी 2 से 2.5% तक की हमको तेजी बनते हुए दिखे। कुल मिला के मार्केट ने आज का दिन बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल शांति के साथ दिया है। अब बाजार को चलना है तो कुछ नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी और वो जल्दी ही आने चाहिए। फिलहाल तो रेंज का मार्केट आज क्लोज कर गया। तो बाजार को अब नए ट्रिगर्स की तलाश साफ तौर पर नजर आ रही है और बाजार पर ही सबसे पहले अपने दोनों खास एक्सपर्ट से हम राय लेंगे। हमारे साथ हैं विपुल कांकरिया साहब और इसके साथ ही अविनाश गोरक्षकर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास शो में। सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मार्केट जो है जहाँ पर हाई ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं उसके साथ अब चिपक सा गया है, फिर भी किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे फिलहाल मार्केट को और क्या होगी आपकी विशेष टिप्पणी? देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल की तेजी बाजार में होने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज जरूर हुई है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है कि आज एफआईआईज ने अच्छी बाइंग की है। हालांकि डीआईएस का नंबर नेगेटिव आया और मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को जो जॉब्स का यूएस मार्केट का जो रिपोर्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुमान है कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव डेटा आता है, कमेंट्री आती है फेड से, तो मुझे लग रहा है कि जो 14 दिसंबर को जो फेड की मीटिंग है वहां पे 50 बेसिस पॉइंट हाइक होना काफी पॉसिबल लग रहा है। और ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को भी आएगा। रही बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी मिड कैप्स में एक्शन शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद मिड कैप्स में एक्शन चालू हुआ है, जहां पे अच्छी कमेंट्री आई है, जहां पे अच्छा ग्रोथ आया, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। हालांकि देखिए इंडेक्स 18,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक वो वहां पे रहता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन भी आता है तो मेरे ख्याल से ये हल्का फुल्का करेक्शन समझ के बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। तो डेफिनेटली मार्केट्स का मोमेंटम लॉन्गर टर्म में तेजी ही रखेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा इंडेक्स में कूलिंग ऑफ आए, लेकिन स्टॉक्स खरीदने के लिए काफी मौके हैं। स्टॉक्स खरीदने के लिए काफी मौके, बेहतर बाजार का पूरा मोमेंटम इस वक्त नजर आ रहा है। विपुल, आपकी क्या राय होगी बाजार के इस मोमेंटम पे? विपुल जरा अपने आप को अनम्यूट आप कर लें। सॉरी जी। बाजार में मोमेंटम डेफिनेटली स्ट्रांग है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन कर रहा है। तो जो भी डिक्लाइंस आएंगे, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बाय ऑन डिप्स के ही चलन करें मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बिल्कुल जरूरी है। अब जब हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक कोई ना कोई तेजी जरूर आती है रोज। पिछले दिनों से जब हम देख रहे हैं, कभी आज एफएमसीजी सेक्टर ने परफॉर्म किया, कभी ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया, फाइनेंशियल सर्विसेज कब कर रहे थे। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। बट ओवरऑल जो मोमेंटम है मार्केट का वो तेजी का ही है। एंड जो आगे ट्रिगर्स आने वाले मार्केट पे, एक तो गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट एंड सेकेंड रहेगा यूएस के डेटा पॉइंट्स जो एक तो इस फ्राइडे आएंगे, जॉब्स रिपोर्ट, एंड देन इन्फ्लेशन आउटपुट ऑन दिसंबर जो फेड की पॉलिसी आएगी। तो वो आगे मार्केट की दिशा बताएंगे। बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी मार्केट की बाय ऑन डिप्स। बिल्कुल, तो ये अहम सलाह विपुल की ओर से आती हुई। और चलिए अब शुरुआत हम करेंगे दर्शकों के सवाल से, जिनके हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जवाब देंगे। हमारे पहला जो सवाल है हमारे दर्शक का, उनका नाम है शरद, जो कि शोलापुर महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने पूछा है कि HCL इन्फो के 200 शेयर खरीदे हैं 18.76 रुपए के भाव पर, अब आगे क्या करना चाहिए? अविनाश जी, क्या होगी इन्हें विशेष सलाह?
देखिए मुझे लग रहा है कि एचसीएल इन्फो एक हार्डवेयर कंपनी है और काफ़ी समय से इसमें एक्टिविटी हो गई है। मेरे ख्याल से देखिए हार्डवेयर बिज़नेस एक लो वैल्यू एडेड बिज़नेस होता है और यहाँ पे मार्जिन्स का बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से अगर इनको लंबी अवधि के लिए डेढ़ 2 साल का नज़रिया रखना है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए लो प्राइस स्टॉक है। यहाँ पे अर्निंग्स की जो ट्रैजेक्टरी है वो अभी तक नंबर्स में आई नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली इसमें काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आगे का रोड मैप अच्छा है। बिज़नेस कमेंट्री भी लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने थोड़ी-सी अच्छी दी थी, बट नंबर्स को आने के लिए हो सकता है कि आपको कम से कम 8 से 12 महीने होल्ड करना पड़े। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा-सा इंतज़ार करें और होपफुली अगले 8 से 12 महीने में इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अहम सलाह आपको मिलती हुई। अगला सवाल जो है वो हमारे एक और दर्शक हैं प्रकाश सिंह गुजरात से और इनका सवाल है कि बंधन बैंक के 500 शेयर खरीदे हैं 219 रुपए के भाव पर, 1 साल तक का व्यू है। सलाह क्या होगी इन्हें? विपुल आप बताएं। जो इन्होंने बाइंग प्राइस थी उनकी काफी अच्छा था, ऑलरेडी मुनाफे में चल रहे हैं। साल भर की अवधि के हिसाब से मैं कहूंगा कि ये काउंटर ओवरऑल बियरिश काउंटर है। ज्यादा मोमेंटम अपसाइड में फिलहाल नहीं बना है, टेक्निकल पुलबैक्स आ रहे हैं इसमें। तो आपको जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले एक 10-20% राइज में, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके उसको ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप रखें, आपने जो बाइंग प्राइस है 219 का, मेरे हिसाब से करीबन 210-205 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको अहम सलाह मिलती हुई प्रकाश। अगले दर्शक के सवाल की ओर चलते हैं। अमित पारेख हैं मुंबई से और इनका सवाल है कि मनापुरम फाइनेंस के 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 180 के भाव पर। अब आगे क्या करना ठीक रहेगा? अविनाश जी क्या होगी इन्हें सलाह? देखिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में बहुत समय के बाद वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में दिख रहा है, पहले तो रूरल मार्केट में वापस डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात जो कंपटीशन सरकारी बैंक से आ रहा है, वो थोड़ा बहुत धीमा हो जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट को लग रहा है कि कोर बिज़नेस पे ये सारे बैंक्स फोकस करेंगे क्योंकि गोल्ड फाइनेंस उनके लिए एक सप्लीमेंट्री बिज़नेस है। मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट ये दो ही अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं जो गोल्ड फाइनेंस मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर नजरिया साल भर का है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं और एवरेज करने से इनकी कॉस्ट प्राइस भी थोड़ी कम होगी और उसके बाद मेरे ख्याल से इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो डेफिनेटली कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 टू 12 मंथ्स और यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह 8 से 12 महीनों का जो है वो नज़रिया रखें, एवरेजिंग की भी आपको सलाह मिलती हुई। और अमित पारेख का ही दूसरा सवाल है अविनाश जी। इन्होंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के 368 के भाव पे 40 शेयर लिए हुए हैं, इस पर भी वो राय जानना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का जो बिज़नेस कमेंट्री थी वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली अपडेट भी आया है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको इसमें इस स्टॉक में पैसा बनाना है तो थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा बना लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए लिस्टिंग के बाद हार्डली 1-2 महीने ही हो गए हैं। तो अगर नज़रिया कम से कम साल, डेढ़ साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि माइक्रो फाइनेंस मार्केट में हमने देखा है कि स्लोली रिकवरी चालू हो गई है, ग्राउंड लेवल पे डिसबर्समेंट्स बढ़ रहे हैं और ये हमने ऑलरेडी दूसरे प्लेयर से देखा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी लेकिन थोड़ा-सा स्लो मूवर है, तो ये बात ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो थोड़ा स्लो मूवर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। राकेश शर्मा है कनाडा से। इन्होंने जीएसपीएल यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के 300 शेयर लिए हैं 331 के भाव पर। होल्ड करें या सेल करना ठीक रहेगा? विपुल क्या होगी इन्हें सलाह? इस काउंटर पे मैं फिलहाल अब उनकी जो व्यू पॉइंट है, अगर वो किस अवधि तक रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, अगर शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने खरीदा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली करनी चाहिए। एंड बाकी आप जो है स्टॉप लॉस लगा के रखें यहाँ पर एक 240 के आसपास और ट्रेंड कंटिन्यू राइड करें। बिल्कुल। इनका दूसरा सवाल है कि इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के 100 शेयर खरीदे हैं 1344 के भाव पर। आगे क्या करना चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड 100 शेयर्स। देखिए प्रशांत जी, इसमें हैप्पीएस्ट माइंड अभी जो जाए, इनफैक्ट जो पूरा ही आईटी सेक्टर है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। करेक्शन अच्छा खासा है पूरे सेक्टर में, अब कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, 1-2 साल तक इसको अगर होल्ड कर सके तो इनको अपनी कॉस्ट प्राइस मिलेगी और वहां पर उससे आगे भी रिटर्न्स आ सकते हैं 1500-1600 के लेवल्स। बट पेशेंस चाहिए होगा इस काउंटर में। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने बाई किया था
तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि यहाँ पर लॉस बुक करें और दूसरे काउंटर की तरफ बढ़े। बिल्कुल, तो अहम सलाह आपको मिलती हुई। और अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और दर्शक है, उनका सवाल है, सुरेश हैं राजस्थान से। इनका सवाल है कि इन्होंने न्यूरेका के 1006 शेयर लिए हैं, माफ कीजिएगा 1006 के भाव पर 37 शेयर लिए हैं, आगे क्या संभावना है? देखिए, मुझे लग रहा है कि यूरेका इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे लिया है और ये बेसिकली एक मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी है जो काफ़ी अच्छी तरह से कोविड में इन्होंने बिजनेस किया, लेकिन अभी कोविड खत्म हो चुका है और जो डिमांड कोविड से इनको मिली थी वो अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में या सालों में मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मुझे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा अगर ये चाहे तो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड इन द नियर टर्म एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पे कोई फार्मा कंपनी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सन फार्मा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये पैसा स्विच करके डालेंगे तो ये जो उनका नुकसान है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा और अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन न्यूरेका में अगर प्राइस को डबल होना है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अगले एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स के लिए। बिल्कुल, तो आपको शिफ्ट होने की सलाह। सन फार्मा में यहाँ पर संभावनाएं कम हैं। अगले दर्शक के सवाल की ओर चलते हैं। दिनेश शर्मा हैं जयपुर से। इन्होंने अडानी पावर के 300 शेयर लिए हैं 404 रुपए के भाव पे। पूछ रहे हैं अब क्या करना ठीक रहेगा, क्या होगी सलाह विपुल इन्हें? अडानी पावर की जो कॉस्ट प्राइस है इनकी परचेज की वो थोड़ी हाई थी। आई थिंक उन्होंने जब इसका पीक मोमेंटम था तब बाई किया था। मेरे हिसाब से तो अब तक उनको अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए था। फिर भी इस काउंटर में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक 300 का लेवल आप पकड़ के चलें। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो आप अपना लॉस बुक करके एग्जिट करिएगा। और अगर कुछ कैपिटल है स्पेयर तो आप इस प्राइस पे भी थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी। तो 300 का जो ट्रिगर है उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो आप एग्जिट करिएगा इस काउंटर, तब तक होल्ड करिए। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई दिनेश। और अगले जो दर्शक हैं वो राजेश कुमार सिंह हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। SRF के 100 शेयर लिए हैं इन्होंने 2285 के भाव पे। क्या होगी इन्हें सलाह अविनाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एसआरएफ के काउंटर में इनको होल्ड करना चाहिए। पहली बात तो ये एक ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए नायलॉन टायर कॉर्ड बनाते हैं, प्लस फ्लोरिन बिजनेस में भी काफी वेल पोजीशंड है। मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में जो भी ग्रोथ इंजिन्स है वो आपको FY23 और FY24 में देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक वोलेटाइल रहे, लेकिन जिस प्रकार की अपसाइड हमको टायर सेक्टर में दिख रही है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में दिख रही है, एक्सपोर्ट बिजनेस भी इनका काफी अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें। अगले 6 से 12 महीने में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस और अच्छी खासी कमाई इस काउंटर से पॉसिबल लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थे हमारे दर्शकों के तमाम सवाल, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया। और उम्मीद है कि आपको एक बेहतर व्यू मिला होगा इन तमाम एक्सपर्ट्स की राय से। कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। ग्लैंड फार्मा के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्लैंड फार्मा सबसे पहले फोकस में रहेगा। और यहाँ पे जो है ब्लूमबर्ग हवाले खबर आ रही है कि कंपनी जो है बेच सकते हैं प्रमोटर। और याद रखिए, इंटरेस्ट जो है आपके बायआउट फर्म से भी आ रहा है और इंडस्ट्री प्लेयर्स से भी आ रहा है। हालांकि डील जो है थोड़ी महंगी हो सकती है, ये जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन जो फोर्सन फार्मा के जो हिस्सेदारी की बात करें तो ऑलमोस्ट 58% स्टेक, जिसका वैल्यू 18,000 करोड़ है, वहाँ पे ग्लैंड फार्मा में दिख रहा है। 2017 में जो है 74% स्टेक जो है $1.1 बिलियन की जो है खरीदारी किया गया था फोर्सन फार्मा ने। और ये इंपॉर्टेंट रीज़न इसलिए है क्योंकि वो अपनी जो ग्रुप लेवल पे जो कंपनी है फोर्सन फार्मा, फोर्सन ग्रुप जो है फार्मा की, वो अपना बैलेंस शीट लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कैश जो होती है कैश कंपोनेंट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर ग्लैंड फार्मा की ईपीएस के बारे में देखें तो वित्त साल 2023 में एक्सपेक्टेड है कि जो ईपीएस में थोड़ी दबाव देखने मिल सकती है। हालांकि FY24 के लिए जो है 87 रुपीज़ पर शेयर ईपीएस रहेगा। लेकिन अहम ट्रिगर क्या है स्टॉक्स के लिए, इस पर फोकस करते हैं तो आपके जो बायोलॉजिक्स कि जो CDMO बिजनेस है, चाइना की बिजनेस है, वहाँ पे जो है अच्छी कारोबार के मौके देखने मिल रहे हैं। स्पेशली FY24 में जो टर्न अराउंड ईयर कह रहे हैं एनालिस्ट। और इसके अलावा मार्जिन पे जो FY23 पे असर ज़रूर रहेगा। हालांकि FY24 पे आउटलुक अच्छी लग रही है। नए प्लांट के ऑगमेंटेशंस हो रहे हैं। और आखिर में जो है पहले क्वार्टर जो अगले साल आने वाले 2023 का
फर्स्ट क्वार्टर 2023 का कैलेंडर ईयर का, उस साल जो है सप्लाई की जो है नॉर्मलाइजेशन होगी, सामान्य होने वाली है सप्लाई। अगर स्टॉक्स के रिएक्शन की बात करें तो आप 6 महीने ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए, या आप 2022 में ले लीजिए, यहाँ सारे स्टॉक्स जो हैं 39 to 52% का करेक्शन दिया है। तो ग्लैंड फार्मा में शानदार तेजी की वजहें बता रहे थे हमारे सहयोगी शरद। और अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कई दर्शक इसके बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा में यहाँ से किस तरह का नजरिया होना चाहिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ग्लैंड फार्मा में जो प्रमोटर चेंज की बातें हो रही है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए ये कंपनी जब पब्लिक इशू आई थी तभी काफी लोगों ने ये एक पॉइंट रेस किया था कि यहाँ पे चाइना का ओनरशिप मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। जैसे शरद ने कहा कि करंट सीडीएमओ के बिजनेस में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये पॉसिबली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 होने की उम्मीद है, तो तब तो मुझे लग रहा है अच्छी खासी रीरेटिंग आने की संभावना है। काफी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है और मुझे लग रहा है कि ये कारण है कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितनी जल्दी डील होती है और किस प्राइस पे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियर टर्म में ट्रिगर रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी आने के बाद फ्रेश निवेश यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रीमियम पे या थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये डील होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट को और कॉन्फिडेंस इस काउंटर पे आएगा। तो मेरे ख्याल से नेट होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी ओनली व्हेन द डील इज अनाउंस्ड। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन बातों का विशेष ख्याल रखें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या होने वाले हैं, बता रही हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम डोमेस्टिक फ्रंट से। तो हम देखेंगे कि भारत अपना थर्ड क्वार्टर जीडीपी नंबर कल रिलीज़ करेंगे। थर्ड जीडीपी रिलेटेड डेटा कल रिलीज़ होगा जो हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा भारत का फिस्कल डेफिसिट डेटा भी हमारे रेडार पर रहेगा। अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो यूएस भी अपना थर्ड क्वार्टर जीडीपी नंबर कल रिलीज़ करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि चाइना अपना कंपोजिट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिलेटेड डेटा भी डिक्लेयर करेंगे, तो इस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। यूएस बाज़ारों के क्या ऐसे क्यूज़ है जो आज रिलीज़ होंगे, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिलेटेड डेटा जो है वो आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि यूएस के बाज़ार पर आज दिखेगा, मगर इंडियन मार्केट्स कल यूएस बाज़ार से हैंड ओवर लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है, तो पोलो हॉस्पिटल्स की बोर्ड की बैठक होने वाली है। वो फंड रेजिंग कंसिडर करने वाले हैं एनसीडीज़ को इशू करने के द्वारा। और इसके अलावा हम देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगा। बोनस इशू को लेकर कंपनी निर्णय लेगी कल, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो लॉक इन पीरियड प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए समाप्त होने से ड्रीम फोक्स भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, सेकेंडरी मार्केट की तो बात कर ही ली, मगर आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी एक्शन देखने मिल रहा है। यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ खुलने वाला है कल, और नवंबर 30 से दिसंबर 2 तक इसका सब्सक्रिप्शन खुला रहेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके रेडार पर होने चाहिए। EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट कल रिपोर्ट होगी, और क्रूड की चाल को देखकर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा आखिर में अगर हम देखें तो किरेट पारी की कमेटी मीटिंग जो थी नेचुरल गैस प्राइसिंग पर, वो आज समाप्त हुई है। कमेटी रिपोर्ट फाइनलाइज करेगी और कल ये रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, और हमें इसके फाइनल डिटेल्स कल मिलेंगे, तो इसको भी आपके रेडार पर रखना होगा। तो ये थे सारे क्यूज जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स। और चलिए अब बारी है आपके खास सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों ही खास एक्सपर्ट तैयार अपनी VIP पिक्स के साथ। विपुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या होंगी आपकी VIP पिक? मेरा जो सबसे पहले पिक रहेगा वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड। इसको मैं करंट प्राइस पे बाई करूंगा, और मैं यहाँ पर एक टेक्निकल रैली देख रहा हूँ। तो इस काउंटर में मेरे जो टारगेट्स है वो रहेंगे 372 और 409 के। स्टॉप लॉस बना है 311 का। दूसरा काउंटर है कोल इंडिया। यहाँ पर मेरी शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, सेल ऑन राइस की सलाह रहेगी। इनफैक्ट 230 के आसपास जब ये लेवल्स मिला आप उसको सेल करिएगा। स्टॉप लॉस 234 का बना है, और टारगेट लेवल्स यहाँ पर रहेंगे 224 और 219 के। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम राय आती हुई विपुल की ओर से। अविनाश जी, आपकी VIP पिक्स कौन कौन सी हैं? पहला पिक होटल कंपनी का स्टॉक है, और उस कंपनी का जो नाम है वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स है।
हमको लग रहा है कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स एक यूनिक प्लेयर है, पैन इंडिया प्लेयर है, प्लस इनके रेस्टोरेंट्स दुबई, कटार एज वेल एज लंदन में है। बहुत अच्छा नंबर Q1 Q2 में इन्होंने रिपोर्ट किया है। मुझे लग रहा है कि कम से कम इस साल 40 करोड़ का मुनाफा आएगा बॉटम लाइन पे, जो 3 गुना प्रीवियस साल से है। कंपनी ने बहुत कॉस्ट कटिंग की है, काफी इंपॉर्टेंस इन्होंने क्लाउड किचन्स पे रखा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 250-255 का आपको टारगेट अगले 12 से 15 महीने में मिलेगा। और दूसरी कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स रहेगी, जो कंपनी बेसिकली ऑटो और नॉन ऑटो सेगमेंट्स के लिए लुब्रिकेंट बनाती है। हमको लग रहा है कि क्रूड के कीमतें गिरने से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। करंट प्राइस करीबन 444 है। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी, और अगले साल होपफुली क्रूड प्राइसेस और स्टेबलाइज होते हैं तो करीबन 50-52 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि करीबन 490-510 का टारगेट प्राइस मिले। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से आपके व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश और विपुल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।